अगर आपको समझना है क्या कॉन्सेप्ट है हमारे क्लिनिकल फार्मेसी का, क्लिनिकल फार्मेसी हमारी फार्मेसी की ही एक ब्रांच है। वो फोकस करती है कि सेफ और इफेक्टिव यूज़ हो मेडिकेशन का, मेडिकेशन जो यूज़ की जा रही है वो सेफ और इफेक्टिव हो। फिर ये एम्फेसाइज करता है फार्मासिस्ट के रोल पर। फार्मासिस्ट का जो रोल है वो डायरेक्ट पेशेंट केयर पर जाता है, साथ ही साथ वो कोलैबोरेट करते हैं हेल्थ केयर टीम के साथ, जिससे कि ऑप्टिमाइज ड्रग थेरेपी आउटकम आ सके। वहीं पे कॉन्सेप्ट जो है हमारे क्लिनिकल फार्मेसी का वो है पेशेंट सेंटर्ड केयर। वहाँ पे मेडिकेशन थेरेपी दी जाती है इंडिविजुअल पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। वहाँ पे कुछ फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, जैसे एज हो गया, वेट है, जेनेटिक्स हैं, कमोबिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं पेशेंट सेंटर्ड केयर में, उन सबको देखा जाता है। फिर हमारा इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन होता है। कोलैबोरेशन के बेसिस पे आप समझो कि वहाँ पे वो किसके साथ काम करेंगे। ये जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं वो फिजिशियंस के साथ मिलकर काम करते हैं, नर्सेज के साथ या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे। कुछ एक ट्रीटमेंट प्लान डेवलप कर सकते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे साथ ही साथ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट का या क्लिनिकल फार्मेसी का। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की जाती है, रिसर्च बेस्ड आप समझ सकते हो कि जैसे जो गाइडलाइंस हैं यूटिलाइज करेंगे लेटेस्ट रिसर्च को या क्लिनिकल गाइडलाइंस को, फिर वो इन्फॉर्म करेंगे मेडिकेशन मैनेजमेंट डिसीजंस को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोच लो कुछ रिसर्च हुई है या फिर क्लिनिकल गाइडलाइंस है पर्टिकुलर किसी मेडिकेशन के लिए, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर एक तरीके से मैनेजमेंट डिसीजन भी उसमें आ जाएगा। फिर हमारे जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं उनका फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। पहला जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह दो या क्या फंक्शन है उनका फंक्शन है मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट में। वो पेशेंट मेडिकेशन को असेस करते हैं और उनका रेजिमेन तैयार करते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, वो ये देखेंगे कि ये जो डोज है या ड्रग है वो इफेक्टिव है, एफिकेसी प्रोवाइड कर रही है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है, एडेरेंस, ये सब हमारा मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट में आता है। अगर कोई ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, पहले पहचानेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे अपना, ये सारा काम उनका हो जाएगा क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। साथ ही साथ वो ड्रग इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारी एविडेंस बेस्ड ड्रग इन्फॉर्मेशन होती है वो किसको प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को बताएंगे, एक तरीके से पास ऑन करेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। एजुकेट करेंगे पेशेंट को कि कैसे उनको प्रॉपरली मेडिकेशन का यूज़ है। एक तरीके से वो पेशेंट के लिए भी वर्क करते हैं डायरेक्ट, कि पेशेंट को मेडिकेशन का यूज़ क्या है, क्या इंट्रैक्शन हो सकता है अगर आप ऐसा ले सकते हैं, दो चीज़ एक साथ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ड्रग इन्फॉर्मेशन और एजुकेट करते हैं। पेशेंट्स को भी एजुकेट करेंगे, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी एजुकेट करेंगे। फिर हमारा फार्माकोविजिलेंस आता है। फार्माकोविजिलेंस में ना मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग होती है, किसकी, एडीआर की। जो हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसकी मॉनिटरिंग भी होगी, साथ साथ उसकी रिपोर्टिंग भी होगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो मेडिकेशन सेफ्टी है वो प्रॉपर हो पाएगी, कंप्लायंस हो पाएगा जो हमारे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ, ठीक है। क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट में असिस्ट करते हैं। जब भी कोई क्लिनिकल प्रोटोकॉल या गाइडलाइन डेवलपमेंट होना होता है या फिर बननी होती है, वहाँ पर क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे थेरेप्यूटिक कमेटीज़ हैं, कमेटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, फॉर्मुलरी मैनेजमेंट है वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। आप ऐसा मत सोचो कि फार्मासिस्ट का सिर्फ मेडिकल शॉप खोलना ही एक सॉल्यूशन है या एक रीज़न है उनका, नहीं। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे वो काम कर सकते हैं अपने, लाइक अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारी, जा सकते हैं, जैसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट इज़ वन ऑफ देम। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, R&D में जा सकते हैं, जहाँ पे वो क्लिनिकल रिसर्च में एंगेज होते हैं, जहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे न्यू मेडिकेशंस को, थेरेपीज़ को। जैसे कि कुछ भी एडवांसमेंट होना होता है फार्मास्यूटिकल साइंसेज में, वहाँ पे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। फिर हमारा ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग में, ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग हमारा एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है पेशेंट केयर का, बहुत क्रिटिकली, जहाँ पे ये देखा जाता है कि जो मेडिकेशन यूज़ की गई है वो सेफ़ है, इफेक्टिव है। बात वही है, सारी मेडिकेशन की सेफ्टी और एफिकेसी पर आती है। साथ ही साथ वहाँ सिस्टमेटिक अप्रोच होता है जो रिव्यू करते हैं और पेशेंट की मेडिकेशन रिजिमेन जो होता है उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। ये सब क्यों मैनेज किया जाता है, जिससे कि एक प्रॉपर ऑप्टिमाइज थेरेपेटिक आउटकम आ सके, एडवर्स इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। सब कुछ घूम फिरा कर वहीं आएगा, थेरेप्यूटिक आउटकम को ऑप्टिमाइज करना और एडवर्स इफेक्ट को कम करना। फिर हमारा एक मेडिकेशन चार्ट होता है, उसका पर्पस होता है हमारा कि वो एक्यूरेसी और अप्रोप्रिएटनेस जो है पेशेंट की प्रिस्क्राइब मेडिसिन, जो मेडिकेशन है, सोचो जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब की हुई मेडिकेशन है वो एक्यूरेट है या नहीं, उसको वेरीफाई करेंगे। चार्ट वेरिफिकेशंस में एक तरीके से रिव्यू करते हैं, अप्रोप्रिएटनेस देखते हैं, सब कुछ होता है। प्रोसेस के टाइम पे वो एग्जामिन करते हैं कि जो मेडिकेशन चार्ट है वो कंप्लीटनेस में है या नहीं, क्लैरिटी है, प्रॉपर क्लैरिटी में है। उस प्रोसेस में ये देखेंगे पोटेंशियल ड्रग इंट्रैक्शन तो नहीं हो रहा है, या डुप्लीकेशंस तो नहीं है, या कोई फॉर इन केस आप बोलो कि कॉन्ट्रा
कॉन्ट्राइंडिकेशन है या नहीं, डोजेस इंश्योर करेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी कितने टाइम दिया जा रहा है, कहीं गलत तो नहीं दे रहे हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सही है या नहीं, किसके, पेशेंट के एज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, या जो भी उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसके बेसिस पे। तो ये मेडिकेशन चार्ट रिव्यू किया जाता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट के थ्रू। वहीं पे वो आउटकम क्या होता है, इसका जो आउटकम आता है वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और प्रिवेंशन हो सकता है मेडिकेशन एरर का। अगर बाय चांस कोई मेडिकेशन एरर है वहाँ पर, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसको प्रिवेंट किया जाएगा, जिससे हमारे पेशेंट की सेफ्टी बनी रहेगी और उसको मेक श्योर करेंगे कि हाँ पेशेंट सेफ है। क्लिनिकल रिव्यू में वो पेशेंट के क्लिनिकल स्टेटस को या रिस्पॉन्स, जो थेरेपी रिस्पॉन्स कर रहा है पेशेंट हमारा, उसको एक्सेस करेंगे। प्रोसेस में वो वाइटल साइन इवैल्यूएट करते हैं, लेबोरेटरी रिजल्ट्स देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स, मतलब एक तरीके से वो बहुत सारे तरीके से क्लिनिकल रिव्यू में वाइटल साइन देखेंगे, लैब रिजल्ट रिपोर्ट्स देखते हैं, मॉनिटर करेंगे जो थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस है या कोई भी साइन है एडवर्स ड्रग रिएक्शन का, उसको मॉनिटर करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। कंसिडर करेंगे कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है कमॉर्बिड कंडीशंस का ड्रग थेरेपी पर, वो सब देखते हैं। आउटकम फिर ये आ जाता है, वो एडजस्टमेंट करते हैं किस पे, थेरेपी बेस्ड ऑन क्लिनिकल फाइंडिंग्स। जो भी क्लिनिकल फाइंडिंग्स आई हैं उनके पास, फिर उनका एडजस्टमेंट होगा थेरेपी पे, और वहीं से क्या होगा, इंप्रूव करेगा एफिकेसी और उनका हार्म जो होने वाला है उसको रिड्यूस कर देगा। फार्मासिस्ट इंटरवेंशन में होता है हमारा, उनका पर्पस जो है वो फार्मासिस्ट एक्सपर्टीज होते हैं एक तरीके से, और एक्सपर्टाइज होने के बाद वो क्या करते हैं, मेडिकेशन मैनेजमेंट में देखते हैं उसको। हम फार्मासिस्ट इंटरवेंशन की बहुत ज़रूरत होती है कि फार्मासिस्ट जो एक्सपर्टीज़ है वो दिखाए, मतलब शो कर पाए कि वो मेडिकेशन में क्या क्या मैनेजमेंट हो सकते हैं। जैसे कि एक तरीके से सोचो, मेडिकेशन सिलेक्शन पर, मेडिकेशन की डोजिंग, मॉनिटरिंग, यहाँ पर वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं, एक तरीके से ना रिकमेंड कर सकते हैं कि इसको इस तरीके से करो, इसको ऐसे मॉनिटर करने के बाद आपको बताएंगे एक तरीके से। ये सब प्रोसेस में आ जाता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एजुकेट करते हैं, पेशेंट्स को, कि मेडिकेशन यूज़ क्या है, वहाँ पे हमारे फार्मासिस्ट का इंटरवेंशन ज़रूरी है। स्ट्रैटेजीज बताते हैं कि कैसे सही हो सकता है, या क्या क्या बैरियर्स हैं जो आप ऐसे बोल सकते हो कुछ बैरियर्स हैं कि इसकी वजह से इफेक्टिव थेरेपी या नहीं हो पा रही है या इफेक्टिव आउटकम नहीं आ पा रहा है। इससे क्या होता है, मेडिकेशन ऑप्टिमाइजेशन इंप्रूव होता है, एनहांस होता है, जिससे कि पेशेंट आउटकम अच्छा हो जाता है। वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन होता है, उसमें क्या होता है, वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन में फैसिलिटेट करते हैं इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इन पेशेंट केयर। वार्ड राउंड में ये होता है, जो फार्मासिस्ट एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं वो डॉक्टर फिजिशियंस के साथ होंगे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ कोलैबोरेट कर काम करेंगे, किस पर, हेल्थ केयर पर। वहीं फार्मासिस्ट देखो वही नर्सेज और फिजिशियन को ज्वाइन करेंगे, मेडिकेशन मैनेजमेंट को देखेंगे, एड्रेस करेंगे कुछ क्वेरीज हैं मेडिकेशन रिलेटेड उस पर, और डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अगर जैसे कोई भी थेरेपी एडजस्टमेंट होना है वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। इससे क्या होता है, आउटकम ये आता है, देखो कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के बीच में, एक तरीके से वो कोहेसिव प्लान या केयर प्लान्स डेवलप कर पाएंगे। मेडिकेशन हिस्ट्री, एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड्स के लिए हमें पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है, कि उसका वो क्या मेडिकेशन यूज़ की गई थी लास्ट टाइम, उससे क्या रिएक्शन हुआ था, किस पर्टिकुलर ड्रग से उसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो हुआ था, या पॉसिबल आउटकम्स जो भी हैं, एक तरीके से वो मेडिकेशन जो हिस्ट्री है वो रिसीव करेंगे। वहाँ पे पेशेंट का इंटरव्यू करेंगे या केयर गिवर्स को जो डॉक्यूमेंट्स थे प्रिस्क्रिप्शन के, फिर OTC मेडिकेशन जो ली गई हैं, या फिर मतलब एक इंटरव्यू सेशन होता है पेशेंट के साथ, सब कुछ चेक किया जाता है, पता किया जाता है सही है या नहीं, जो उनके पहले के मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं या कम्युनिटी फार्मेसीज में जो नेसेसरी होते हैं वो सब वहाँ पे हमारी मेडिकेशन हिस्ट्री में वेरिफिकेशन के टाइम पे यूज़ किए जाते हैं। मतलब एक तरीके से थोड़ा जानना है, उससे क्या होता है, कुछ भी आने वाले टाइम में कोई इंट्रैक्शन होने वाला है या डुप्लीकेशन है उसको प्रिवेंट किया जाए, एक तरीके से कंटिन्यूटी हो सके केयर में, सब कुछ अच्छे से चलता रहे। फिर फार्मास्यूटिकल केयर आती है, इसका पर्पस है कि ये हमारा पेशेंट सेंटर्ड केयर होती है, ठीक है। सब कुछ हमारा मोस्टली अगर देखा जाए पेशेंट सेंटर्ड केयर है या पेशेंट केयर से रिलेटेड है, जहाँ पर हम मेडिकेशन रिलेटेड नीड्स देखते हैं, सब कुछ जो मेडिकेशन रिलेटेड है उसको देखते हैं पेशेंट के रिगार्ड में या पेशेंट के कोरिलेशन में। आप देखोगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कि पोटेंशियल या एक्चुअल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम थी क्या या फिर है क्या, वो फाइंड आउट करेंगे। फिर एक केयर प्लान बनाएंगे जिससे कि वो जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकें या उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। एक तरीके से मॉनिटर करेंगे, फॉलो अप करेंगे,
मतलब आप देखोगे उसको, लंबे टाइम तक मॉनिटर करते रहोगे, फिर जो पेशेंट की प्रोग्रेस हुई है उसको फॉलोअप भी करोगे कि कुछ दिनों बाद देखा जाए कि कुछ प्रोग्रेस है या नहीं। आउटकम क्या होता है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है, हेल्थ आउटकम इंक्रीज होते हैं इस पर्सनलाइज्ड केयर के थ्रू, तो ज़रूरी है। अब जो हमारा डोजिंग पैटर्न होता है या फार्माकोकाइनेटिक्स होता है क्लिनिकल फार्मेसी में, वो किस तरीके से होता है। देखो कुछ पैटर्न्स हैं हमारे कॉमन डोजिंग के। एक तो कंटिन्यूस डोजिंग होती है जिससे हमारा प्लाज्मा लेवल स्टेडी रहता है, सेम लाइक आप क्या बोल सकते हो, कंटिन्यूस उसमें समतल में रहेगा, सेम स्टडी, कुछ मूवमेंट नहीं है, ठीक है। रेगुलर डोजिंग के साथ होता है ये, जब लगातार डोजिंग चलती रहेगी। इंटरमिटेंट डोजिंग होती है, इसमें क्या होता है, राइज एंड फॉल होता है, ड्रग का लेवल ना ऊपर नीचे होता है थोड़ा सा। ये इसलिए यूजफुल है उन ड्रग्स के लिए जिनकी लॉन्ग हाफ लाइव्स होती हैं, ठीक है। ये शॉर्ट लाइफ के लिए, शॉर्ट हाफ लाइफ उनके लिए है प्रॉपर। फिर हमारी लोडिंग डोज आती है। लोडिंग डोज में क्या होता है, एक हायर इनिशियल डोज होती है जिससे एकदम से ना आप थेरेप्यूटिक लेवल पे पहुंच जाओगे, मतलब एक ऐसी हाई डोज ली इनिशियल डोज, वो डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच गई, ठीक है, हाई डोज पीक पर। मेंटेनेंस डोज होती है, ये सारी डोजेज हैं, आप याद रखना डोजिंग पैटर्न्स जो होते हैं सारे। मेंटेनेंस डोज में प्लाज्मा लेवल को थेरेप्यूटिक रेंज के अंदर ही रखा जाता है, ठीक है, कि एक मेंटेनेंस रहे प्रॉपर, की थेरेप्यूटिक रेंज में रहे बट प्लाज्मा लेवल को मेंटेन करके रहे, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं हमारे जो डोजिंग पैटर्न्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे फार्माकोकाइनेटिक में आपको पता है ADME होता है हमारा, ये अफेक्ट करेगा। जैसे एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है हमारा, GI में होगा, या GI की मोटिलिटी जो है वो अफेक्ट करेगी। pH का, फूड प्रेजेंस का, वहीं वो क्या करेगा, ऑनसेट पे इम्पैक्ट करती है हमारी। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या इन्फ्लुएंस करता है, हमारी प्रोटीन बाइंडिंग को या टिश्यू की परमेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे जहाँ पर लाइपोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं हमारे फैटी टिश्यूज़ में, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन जब इकट्ठा हो गया, आगे ही नहीं गया, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना उसका, वो इकट्ठा होकर रह गया, मेटाबोलाइज नहीं हुआ जो लिवर में होना चाहिए था, या ज़्यादा मेटाबोलाइज हो गया, ठीक है। उससे डोजिंग वहाँ डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि फॉर एग्जाम्पल 30 mg दिया था, वहाँ पे वो मेटाबोलाइज होकर सिर्फ 15 mg रह गया, तो आप कितना दोगे वहाँ पे, उसको 45 दोगे कि 30 तो पहुँचे। इसलिए एक्सक्रीट आउट जो होता है वहाँ पे रीनल फंक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है, या इम्पेयर्ड किडनीज होती हैं, जो क्या होता है, किसकी वजह से हो जाता है, वहाँ ड्रग एक्यूमुलेशन हो जाता है या टॉक्सिसिटी हो जाती है, हमारे फार्माकोकाइनेटिक पर इफेक्ट पड़ता है। अब हमारी जो की पॉइंट्स हैं, लाइक PK पैरामीटर्स होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं, वो डोजिंग अफेक्ट करते हैं। हमारे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में पहला आता है बायो अवेलेबिलिटी, जो हमारा डोज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में पहुंचना चाहिए था, या फ्रैक्शन ऑफ डोज जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में पहुंचना चाहिए था, वहाँ लो बायो अवेलेबिलिटी की नीड होती है, या हायर डोज या कुछ सर्कुलेटरी रिक्वायरमेंट देखोगे कि अल्टरनेटिव रूट हो, उसकी वजह से ज़्यादा अच्छी बायो अवेलेबिलिटी हो इसकी। हाफ लाइफ जो टाइम है प्लाज्मा कंसंट्रेशन का, वो हाफ है, वो होता है, ठीक है। लॉन्गर टी हाफ जो है वो लेस फ्रीक्वेंट डोजिंग के बेसिस पे हो जाता है। क्लियरेंस जो ड्रग और रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन है वो इफेक्ट होगा। लो क्लियरेंस होगा, वहाँ पे डोज को कम करना पड़ेगा। क्लियरेंस अगर कम होगा तो क्या होगा, वो इकट्ठा हो जाएगा वहाँ पे, तो हमें टॉक्सिसिटी अवॉइड करने के लिए करना पड़ता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सटेंट को दिखाता है, अगर लार्ज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वहाँ पे एक्सटेंसिव टिश्यूज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। फिर ये फार्माकोकाइनेटिक हो गया। अब हमारा पेशेंट स्पेसिफिक है, वो सबको पता है, एज के बेस पे और जेनेटिक्स, ऑर्गन फंक्शन, बॉडी फंक्शन, वो सब ना अफेक्ट करता है ड्रग हैंडलिंग को और रिस्पॉन्स को। साथ ही साथ जो हमारा डिजीज कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ जगह सीवियरिटीज़ या कम्बॉर्बिटीज़ होती हैं, वो हमारे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को इन्फ्लुएंस करता है या डोजिंग नीड्स को इन्फ्लुएंस करता है। जो हमारे पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो हमारा क्या करेगा, वो ऑल्टर कर देगा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, कुछ ना कुछ अगर पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए हमारी बॉडी में तो हमारा फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट होता है। अब इम्पैक्ट ऑफ डिजीज ऑन PK एंड डोजिंग, क्या इम्पैक्ट होता है डिजीज़ का हमारे फार्माकोकाइनेटिक पर या डोजिंग पर। अगर रीनल इम्पेयरमेंट हो गया है तो वहाँ क्या होगा, एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, हमें थोड़ी लोअर डोज जानी मतलब होगी, या लॉन्गर इंटरवल्स देखने पड़ेंगे कि अगर हमारा एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है तो एक तरीके से टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल डिजॉक्सिन के बारे में आपने सुना होगा। हिपैटिक डिसफंक्शन होता है तो हम वहाँ पे मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। आप यही सोचो, रेनल इम्पेयरमेंट में एक्सक्रीशन कम होगा, हिपैटिक डिसफंक्शन में हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, तो एक तरीके से हमें हायर ड्रग लेवल्स
के देखना पड़ेगा, ठीक है, एडजस्ट करनी पड़ेंगी डोज। जब हमारा कहीं ना कहीं फार्मा को कोई डिजीज़ इम्पैक्ट होती है वो हमारे फार्माकोकाइनेटिक पे भी असर डालती है और हमारी ड्रग की डोजिंग पर भी। अब जैसे देखो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हुई है, कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, वो ब्लड फ्लो को अफेक्ट करेगा, वो मॉडिफाइंग क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियरेंस को। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। जीआई डिस्ट्रीब्यूशन से आप क्या समझोगे, एब्जॉर्प्शन ऑल्टर होगा, कुछ हमें दूसरा रूट देखना पड़ सकता है, आईवी देख लो या कुछ और सा। अब इंडिविजुअलाइज ड्रग थेरेपी होती है जिसमें हमारी थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है, वो मेजर करते हैं कि हमारे जो ड्रग है वो प्लाज्मा लेवल में, लाइक प्लाज्मा में कितने लेवल का है। उसके साथ ही नैरो थेराप्यूटिक विंडो होती है जिससे मेंटेन क्या किया जाता है, डोज एडजस्टमेंट की जाती है, ठीक है। जो प्लाज्मा लेवल है ड्रग का वो मेजर किया जाएगा नैरो थेराप्यूटिक विंडो से, किसके लिए, डोज एडजस्टमेंट के लिए। एमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, एंटी कन्वर्जेंट है, वहाँ पे थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग होगा। अब एडजस्टिंग जो होगा डोज का वो फार्माकोकाइनेटिक और उसके डिजीज के बेसिस पे होगा। जैसे हमारी लोडिंग डोज हमने देखा था कि वहाँ पे क्या होगा, लोडिंग डोज में रैपिडली ना थेरेप्यूटिक लेवल अचीव करता है क्योंकि उसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो जाता है एक तरीके से। मेंटेनेंस डोज जो होती है वो स्टडी स्टेट लेवल होता है, वहाँ पे हमें क्लियरेंस एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्टेड फॉर क्लियरेंस, ठीक है। जब क्लियरेंस रीनल इम्पेयरमेंट हो जाता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने डोज को। डोज इंटरवल्स हैं उसको एक्सटेंड करते हैं अगर डिक्रीज क्लियरेंस हो, ठीक है। जो क्लियरेंस अगर डिक्रीज होगा वहाँ डोज इंटरवल्स को हम देखेंगे। केस एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे वेंकोमाइसिन है, जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं उनके बेसिस पे देखो, वहाँ हमारा थेरेप्यूटिक ड्रग मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है कि जिसकी ऑल्टर्ड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लियरेंस बैलेंसिंग इफेक्टिव लेवल्स वाइल अवॉइडिंग टॉक्सिसिटी। देखो जहाँ पे हमारा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन या क्लियरेंस इफेक्ट होगा थोड़ा बहुत, वहाँ पे हमें टीडीएम की ज़रूरत होगी जिससे कि हमारी एक बॉडी में टॉक्सिसिटी ना हो, इफेक्टिव शो कर सके या एफिकेसी रह पाए सही से, इसलिए हमें ज़रूरत होती है।